माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे और लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। जिन्होंने भी नहीं देखा है एक बार जाइए, वॉच जरूर करिएगा। हम मोशन पढ़ रहे थे, गति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मोशन, गति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी मिस मत करना, देखिएगा। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो हम पुराने क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आपके सामने पेश है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्वरण का मात्रक है, जो यूनिट है आपकी एक्सेलरेशन की वो क्या है? द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, पहला ऑप्शन कह रहा है आपके सामने मीटर पर सेकेंड। भाई ये तो हमारी वेलोसिटी की यूनिट होती है। किसकी होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो ये होगा। सेकेंड स्क्वायर पर मीटर भी नहीं है हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर है। जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन होने वाला है सी। एसएससी CHSL 2017 का क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया था टियर 1 में। अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो क्या होगा? वो क्वेश्चन हो सकता है कि इसका MLT फॉर्मूला या कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को। डायमेंशनल फॉर्मूला कहें या विमीय सूत्र कहें, क्या होगा? विमीय सूत्र हो जाएगा LT⁻²। मीटर है तो लंबाई L लिया और समय है सेकंड, तो हमने T⁻²। तो LT⁻² जो है इसका विमीय सूत्र होगा। क्लियर है? तो इससे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने दोनों देख लिए। जो पूछा गया है 2017 में पूछा गया, अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो किससे रिलेटेड है? ऊर्जा से रिलेटेड है, संवेग से रिलेटेड है, कार्य से या कि जड़त्व से? तो ऊर्जा से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि हमारा यदि कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। गाड़ी चल रही है तो चलती ही रहेगी भाई, ब्रेक लगाओगे तभी रुकेगी, ब्रेक नहीं लगाओगे, सोचो बिना ब्रेक लगाए रुक जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं, ठीक है। तो वैसे ही है हमारा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हमें पता है कि न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो इसी नियम को हम न्यूटन के जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ऊर्जा से रिलेटेड नहीं है पहला नियम, कार्य से रिलेटेड भी नहीं भाई, बल से रिलेटेड है ही न्यूटन के बल के नियम, ठीक है। संवेग से भी रिलेटेड नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा द जड़त्व से रिलेटेड है न्यूटन का पहला नियम। जड़त्व कहें या इसी को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया से रिलेटेड है, ठीक है। एसएससी में 2011, 2007 दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL में पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है डैश 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 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, या इनमें से कोई नहीं। अभी अभी बताया मैंने कि हमारा जो न्यूटन का पहला नियम है वो कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये आघूर्ण से रिलेटेड तो नहीं है, विस्थापन से भी रिलेटेड नहीं है, संवेग भी यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो न्यूटन का पहला नियम है वो जड़त्व को बताता है और जड़त्व इसके ऑप्शन में नहीं है। तो अभी देखा आपने दो क्वेश्चन बने न्यूटन के पहले नियम से। ये भी आया है 2017 टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है?
तो कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू नेल इन अ फ्रीली हैंगिंग वुडन स्ट्रक्चर विच रूल सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट। ऑप्शन है जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या पास्कल का नियम। तो हमें पता है कि ये स्वतंत्र रूप से क्या कह रहा है, लटके हुए लकड़ी। आप ऐसे समझिए, सपोज करिए ये कोई लकड़ी है और यदि स्वतंत्र रूप से लटक रही है और इस पे यदि मुझे कील ठोकनी है तो क्या ये हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ये मूव ही करता रहेगा ना हवा में। लेकिन यदि मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस दे दूं, इस बोर्ड पे इसको रख दूं और फिर मैं इस पे यदि कील ठोकूं तो वो तो पॉसिबल है। तो वही चीज है, जब तक जो हम क्रिया अप्लाई कर रहे हैं यदि प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो कील हमारी इस पर नहीं ठुक पाएगी। तो यदि जो स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे में हमें कील ठोकना बहुत कठिन हो जाएगा, उसका रीजन सिर्फ एक है, न्यूटन का तीसरा नियम जो कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। एसएससी CHSL 2017 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? एसएससी 2017 टीयर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि गैलीलियो का जो नियम था ना, गैलीलियो ने ही शुरुआत करी थी पहले जड़त्व के नियम की खोजने की। ठीक है, 1600 ईस्वी में गैलीलियो ने खोजा था, उसके बाद 1647 में न्यूटन ने देखा। लेकिन जो गैलीलियो का नियम था जड़त्व वाला, उसी को न्यूटन का पहला नियम न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने पहला नियम बताया, तो ये क्या हो जाएगा? बाय व्हाट नेम इज गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज नोन? जो गैलीलियो का नियम था, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, तो वो क्या होगा? न्यूटन का पहला नियम। भाई न्यूटन ने ही तो बताया था ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो गैलीलियो का नियम था पहला, वो न्यूटन के पहले नियम से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के हमने 3 नियम पढ़े हैं। ठीक है, पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है F = m। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको हम बड़े ही अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई बंदूक चलाते हैं, ठीक है, तो जब बंदूक चलाओगे आप, तो क्या होता है कि जितना ही फोर्स से गोली आगे निकलती है उतना ही फोर्स हम पीछे की ओर भी फील करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। साथ ही साथ रॉकेट का सिद्धांत जो है ना, वो भी न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। तो इसमें से ऑप्शन होने वाला है आपका ए, न्यूटन का तीसरा नियम रॉकेट फॉलो करता है। क्योंकि रॉकेट को जब हम जलाते हैं, नीचे से बर्नआउट जैसे ही करते हैं, तो रॉकेट को ऊपर जाना है। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो जितनी तेजी से ईंधन निकलता है, वेलोसिटी जितनी तेज होती है, उतनी तेजी से हमारा क्या होता है? आपका रॉकेट ऊपर जाता है। यानी कि वो दोनों ही बैलेंस होते हैं, इसलिए प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या हो रही है? विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे नियम को रॉकेट फॉलो करता है, जेट वगैरह सब फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जेट इंजन। देखिए अभी कहा मैंने और आ गया। जेट इंजन डैश 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 के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। थोड़ा सा बस घुमा दिया। यदि इसी में कह देता कि जेट इंजन न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है, तो हम कह देते जेट इंजन हमारा क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। किसके संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है? ऊर्जा के संरक्षण को नहीं करता, द्रव्यमान के संरक्षण को नहीं करता, कोणीय संवेग के संरक्षण को नहीं करता। हमारा जो जेट इंजन है वो रैखिक संवेग से संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, आइए समझते हैं। देखो, सपोज करो ये आपका रॉकेट है। ठीक है, ये आपका रॉकेट है। अब रॉकेट जो है, रॉकेट को हम जैसे ही जलाते हैं तो रॉकेट से यहाँ से क्या निकलता है? ईंधन। जैसे अपने ईंधन जलाए तो यहाँ से गैसें निकल रही हैं।
अब रॉकेट से जो गैसें निकलेंगी उनका क्या होगा, द्रव्यमान बहुत ही कम होगा। भाई गैसों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो जो हम सपोज करते हैं कि इसका द्रव्यमान यदि m2 है और वो बहुत ही कम है, लेकिन जो रॉकेट का द्रव्यमान होगा m1 सपोज करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा होगा, रॉकेट भारी होता है। रॉकेट का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है लेकिन निकलने वाली गैसों का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अब रॉकेट किस पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, यदि कोई निकाय या वस्तु जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ तो वह संवेग संरक्षण का सिद्धांत फॉलो करती है, यानी कि जितना ही संवेग इधर पोर्शन का होगा उतना ही इधर का होगा। अब संवेग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, संवेग बराबर क्या होता है आपका, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू v। तो ऊपरी भाग का यदि m1 है और m1 बहुत ज्यादा था तो v1 कम है, और m2 बहुत कम है तो हमारा v2 बहुत ज्यादा होगा, यानी कि जो ईंधन जो गैसें निकल रही है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होता है, और हमारा जो रॉकेट है ना वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो आपका क्वेश्चन था जेट इंजन या रॉकेट के, जेट इंजन के संरक्षण पर कार्य करता है डैश डैश के। तो जेट इंजन जो है हमारा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। सेम क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाइज टू रॉकेट स्पीड। तो द्रव्यमान का संरक्षण नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि रॉकेट का जो है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। कैसे कार्य करता है अभी अभी हमने देखा था, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी। अरे हमको पता है भाई, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा तो न्यूटन ने ही दी थी। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसमें, न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, फैराडे। तो हमारा वन एंड ओनली न्यूटन ने हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसी चीज है जो हर चीज को, वस्तु को अपनी तरफ पृथ्वी आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है पॉसिबल है कि पृथ्वी पर आप कोई चीज फेंको, आपने यहाँ से बॉल मारी तो वो बॉल हवा में ही उड़ती रहे, नहीं, चाहे कितनी भी दूर चली जाए पर आकर के गिरेगी पृथ्वी पर ही। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो यही है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान है। F इज इक्वल टू gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये भी किसने दिया था, न्यूटन ने ही बताया कि ऐसा कोई बल है जो पृथ्वी पर लगता है, इसी बल की वजह से कोई भी वस्तु जो है वो आती है तो पृथ्वी पर गिरती है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन बनता है। ये कैपिटल G जो है ये गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सोचोगे मैम ये क्या लिख दिया इतना बड़ा, आपको सिर्फ जी की वैल्यू याद रखनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट के लिए कभी भी परेशान नहीं होना, शुरू में ही चैप्टर में बताया है, जब पहले दिन पढ़ाया था कि हमें किसी भी चीज की यूनिट निकालने, अभी यहाँ पर जी की यूनिट ना, सपोज करो आपको जी की वैल्यू है तो जी की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, F इंटू आर स्क्वायर कर दिया अपॉन F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब F यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन, R2 ये क्या है आपका आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर तो आपका हो गया मीटर स्क्वायर, और m1 इंटू m2 दो द्रव्यमान का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो इससे क्या किया आपने, यूनिट निकाल कर यहाँ पर लिख दी। क्लियर हुआ, कोई भी यूनिट नहीं रटो, लेकिन हाँ ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी हमने बहुत अच्छे से देखा, एसएससी स्टेनोग्राफर 2014 कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, सोचो। तो रॉकेट जो है हमारा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने देख भी लिया कि कैसे रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है। अब भाई ये दीवार है, अब दीवार में मैंने मारा मुक्का, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे मुक्के पे चोट नहीं लगेगी, लगेगी भाई, मेरे हाथ पे भी लगेगी। तो वही है, कह रहा है कि यदि आप पत्थर को ठोकर मारने से, जैसे आप पत्थर जा रहे थे, रास्ते में कोई पत्थर आ गया, ठीक है, तो वो पत्थर से आपके पैर में चोट तो लगनी जाहिर है, भाई क्यों लगती है? वो कह रहा है क्या जड़त्व की वजह से, वेग की वजह से, प्रतिक्रिया की वजह से या संवेग की वजह से। एक बात बताओ, आपने दीवार में मुक्का मारा तो आपने जितनी क्रिया से मारा, दीवार भी तो उतनी प्रतिक्रिया लगाएगी। तो क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया की वजह से क्या है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है। जब आप चल रहे हो रास्ते में और वहां पर यदि कोई पत्थर मिला, तो पत्थर पे यदि आपका पैर लगा, सपोज ये पत्थर है, पत्थर में आपका पैर लगा, तो पत्थर भी अप्लाई करेगा कुछ ना कुछ फोर्स, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हुई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ठीक है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मूविंग अराउंड सन। पहला है आपका ऑप्शन चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल, गुरुत्व। भाई चुंबकीय बल तो रोटेशन के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विद्युत चुंबकीय बल भी रोटेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी कि घूमने के लिए जो सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य के चारों ओर यदि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो इसके लिए जो है ना, इन दोनों के बीच में लगने वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का जो है वो है रिस्पॉन्सिबल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2017 एकदम लेटेस्ट ईयर, मतलब टीयर 1 का क्वेश्चन है, 2017 का एकदम लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपातिक होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इंडिपेंडेंटली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि स्वतंत्र रूप से कोई पिंड गिर रहा है, यदि हमने किसी चीज को फेंका है सपोज ऊपर से और वो चीज गिर रही है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो मैंने गति के 3 समीकरण बताए थे आपको, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसमें कहा भी था बताते समय कि जो दूसरे नंबर वाला इक्वेशन है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इंडिपेंडेंटली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आप क्वेश्चन से समझिए कि क्वेश्चन कह रहा है एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड, एक पिंड जो है वो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो निम्नलिखित में से वो किसके समानुपाती। अब देखो ऑप्शन में आपको द्रव्यमान भी दिया है, गिरने के समय का वर्ग भी दिया है, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, ठीक है, यानी कि जी स्क्वायर, और गिरने का समय, इनमें से किसके वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला 3 था, जिसमें से हम अब यहाँ पर गिरते हुए पिंड की दूरी पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर, दूरी बोल रहा है, तो जब दूरी बोल रहा है तो हम s का फॉर्मूला उठाते हैं। अब कोई वस्तु यदि स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका प्रारंभिक वेग नहीं होगा, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है, u इज इक्वल टू 0 होता है। साथ ही पृथ्वी की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, g होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, s इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि हमारा s दूरी बराबर जो आ गया 1/2 gt स्क्वायर। तो 1/2 gt स्क्वायर से हम देख रहे हैं कि हमारी जो दूरी है गिरते हुए पिंड की वो प्रोपोर्शनल है किसकी, समय के वर्ग के, और साथ ही हमारी जो दूरी है वो प्रोपोर्शनल है गुरुत्वीय त्वरण के। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो चीजें निकल के आई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी है वो किसके समानुपाती है, तो दो चीज के, किसके, गुरुत्वीय त्वरण के। तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन समय का वर्ग हमारे ऑप्शन सी पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समय के वर्ग के समानुपाती। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपको कैसे पता चला कि इक्वेशन ही लगानी है, इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा एक
बात बताओ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप पढ़ोगे तो फिर उसके अलावा हमको खुद से फीलिंग आनी चाहिए। मैंने कहा था जब जैसे आपका एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था तो हमें अंदर से फील हुआ कि अरे एक्सेलरेशन तक पूछा गया है, गिवन है सिर्फ डिस्टेंस, तो हमने तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर दिया था। वैसे यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आपने स्वतंत्र रूप से एक पिंड को फेंका, ठीक है, तो उसके द्वारा जो दूरी होगी, तो भाई दूरी का फॉर्मूला क्या है ये, और पूछा भी क्या है दूरी, मतलब कि दूरी और रिलेशन, तो हमने तुरंत उठाया 3 इक्वेशन में से दूरी वाला और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यदि ये वेलोसिटी की बात हो रही होती तो इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी की, तो हम क्या होते, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते। ठीक है, तो आएगा, वैसा भी क्वेश्चन आएगा, अपन उसको भी करेंगे। ये समझ है, क्लियर हुआ? इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी भले ही पूछा है समय के वर्ग के, भी पूछ सकता है गुरुत्वीय त्वरण के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से देखो 2017 टीयर 1 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट का क्वेश्चन है। हमें ना बस एक चीज क्लियर रखनी है, देखो मतलब पहले तो क्वेश्चन एकदम इजी ही आता है, पहली बात तो है ना, एकदम ऐसा दिया और पूछ लिया। रेलवे में ये मैक्सिमम थोड़े से न्यूमेरिकल आते हैं, हम रेलवे के लिए भी स्पेशल न्यूमेरिकल्स लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो हमारी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से है, सिर्फ आपकी अप्रोच क्लियर होगी। मैम ने क्या क्या चीजें बताई थी, मैम ने पिछला जो भी बताया है कि उसमें से क्या कनेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन से। हमने देखा कि हमें दूरी और समय के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या अप्रोच करी कि इक्वेशन हमने लगाई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और A यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, यहाँ पर A की जगह हमने G किया और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन C। तो ओके, थैंक यू क्लास।